नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई यानी यूपी पुलिस। आपको कंफर्म है भाई यूपी पुलिस का पेपर बहुत खुशखबरी की बात है। खुशखबरी का मतलब है तो दुख खबरी, लेकिन अब जब चीटिंग होने की वजह से अगर कैंसिल हो गया तो ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट का एक बेस्ट इनिशिएटिव था और स्टूडेंट्स का बहुत सारा सपोर्ट था और टीचरों ने बहुत सारी एफर्ट किया, तभी जाके ये सारा चीज़ें पॉसिबल हो पाई। फिलहाल चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यानी प्रैक्टिस श्रृंखला। प्रैक्टिस श्रृंखला में क्या करेंगे, सबसे पहले यूपी पुलिस में जो इस बार क्वेश्चन जैसे आए थे उसका हम लोग उसी तरीके से बेसिक यानी बेसिक का मतलब मॉडरेट क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है भाई जब री एग्जाम हो रहा है तो ये भी पॉसिबल है कि इस बार थोड़ा सा पेपर जो है मॉडरेट या टफ होगा यानी कंपैरिजन टू पहले के। तो ध्यान दीजिएगा, कोई इशू नहीं, हम आसान वाले और टफ वाले दोनों डिस्कस करेंगे। आज अपने आप को पहले असेसमेंट करिए, क्या आप जो है पहले जो पढ़ रहे थे वो आप सबको अच्छे तरीके से रिकॉल है माइंड में या नहीं। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन टफ वाले और मॉडरेट वाले सब कुछ सॉल्व करेंगे। जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए भाई। शाम को 7 बजे डेली आपसे मिलेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ पैरेलल क्लासेस जो है कुछ यूपी की क्लासेस और कुछ जो है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की क्लासेस, यानी ऐसे करेंगे कि वीक में थ्री डेज करेंगे, यानी 3 डेज लोको पायलट की क्लासेस और 3 डेज जो है यूपी पुलिस की। और जो है संडे कोशिश करेंगे कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके लिए दोनों के अकॉर्डिंग यानी जो भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हो सबके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी सभी लोग जुड़ते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आज ऐसा सेशन होगा कि बिल्कुल आसान वाले, आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाना है, पेन बहुत कम चलाना है, ओरल आंसर बता सकते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो ध्यान समझिएगा क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आसान है, यूपी पुलिस के लेवल का है और एसएससी जीडी के लेवल का। तो आप कहोगे सर 1.44 इंटू 0.02 प्लस 22 इंटू 0.01, इसको ऐड करके आपको फाइनली आंसर बताना है। बहुत सारे लोग देखते ही माइंड में बता देंगे सर 144 का दोगुना 288 हुआ, और यहां पॉइंट के बाद 2 प्लेस, पॉइंट बाद 4 प्लेस बाद डेसिमल लगेगा, यानी आप कह सकते हो सर इसका आंसर 0.0288 फर्स्ट वाले पार्ट का आएगा। सेकंड वाले का 22 1 जा 22 हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं, यानी 0.22 हुआ। आपको हमने कई बार बताया है जब भी पॉइंट वाले नंबर ऐड करोगे पॉइंट के बाद पहले अधिकतम प्लेस वाला ऐड करोगे, यानी पॉइंट के बाद चौथा प्लेस यहां है ही नहीं है यानी 8 लास्ट में होगा, तीसरा प्लेस यहां नहीं है 8 होगा, दूसरा प्लेस है यहां 2 2 4 यहां पे हुआ, पहला प्लेस यहां 0 2 यानी कितना 2। आप कह सकते हो 0.2488 कहीं है सर, है ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन किया गया है, यानी हो सकता है यहां प्लस को डिवाइड किया गया, लेकिन हम बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट आंसर है। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में 2 तो आने का चांसेस ही नहीं है, बस कुछ और चेंज होगा तो ही आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिस 1963, ध्यान समझिए, 19 63 51 78 और 47 और x का औसत देना है। आपको पता भाई औसत का फॉर्मूला क्या होगा, यानी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, सबको पता भाई औसत इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योगफल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का नंबर कितना है ना, ये सबको पता है। अब आंकड़े आपको इस फॉर्म में है, 19 है, 63 51 78 47 और x है, ये आंकड़े हैं। तो आप कह सकते हैं इनका एवरेज दिया, और ये भी पता भाई कि अगर आप सम चाहो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, जो सम होगा वो एवरेज इंटू नंबर होता है ना, यानी अगर हम बोलते 2 लोगों की औसत आयु अगर 20 साल है तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा 2 इंटू 20 यानी 2 इंटू 20 यानी 40 साल होगा। कहोगे यस सर, तो आप बता सकते हो भाई। तो सम का मतलब पहली डिजिट 19 प्लस कितना 63 और प्लस कितना 51 और प्लस कितना 78 प्लस कितना 47 और प्लस कितना x इक्वल टू कितना हुआ, यानी इन सब का 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डेटा है, तो 6 का एवरेज 49, 6 इंटू 49 इनके सम के बराबर होगा। जोड़ दो भाई, क्या डाउट है, आसान क्वेश्चन तो है। कहोगे 19 और 51 कितना हुआ 70 हुआ, तो 70 और 70 कितना हुआ, देखो 7 7 14 140, ये जोड़ दिया ना 140 यानी 148 148, और 47 में 63 ऐड कर दोगे तो कितना हुआ सर 110, मतलब डायरेक्टली अगर हम जोड़ लें 110,
110 और 148 जोड़ दो भाई, 6 4 10 हो गया, हाँ 6 4 10 हुआ, 7 3 10, 110, 110 यानी 257, 257, सबको जोड़ोगे 257 प्लस एक्स इक्वल टू 49 को आप 50 माइनस 1 मान लो, यानी 50 का 6 गुना 300 हुआ, तो 300 में से 6 कम कर दो, 294, 294। तो x बराबर क्या होगा भाई, 294 में से 257 घटा दोगे, हमें पूरी उम्मीद सबको पता है। 14 में से 7 गया भाई 9 3 12 1 13, 13 और 8 कितना, 21, 21 7 कितना, 21 7 28 हो जाएगा, 8 कैरी कितना 2, 3 6 3 9 5 14 और 7 कितना, 21 4 25, ये सही है, यानी ये 28 हुआ। 14 में से 8 गया 6 हुआ, यहां से कितना, मतलब थोड़ा सा लग गया हमें कि हम गलत कर रहे हैं, 36, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ओरल बता सकते हो आप लोग, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी इतनी आसान है कि ओरल बता देंगे, बस उस समझने के लिए था। ये आप कुछ लोग ऐसे माइंड में ही जोड़ लेते, 19 63 ये सब जोड़ने के बाद, और ये बराबर कितना हुआ 294, यानी 294 में से इन सब का जोड़ घटा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। औसत के बेसिक एक क्वेश्चन आते हैं, बताओ इतना आसान क्वेश्चन कितनी बार आपको रेशियो हमने बताया होगा, रेशियो में 2 के 3 के 4 के 5 के रेशियो को आपस में कैसे रेशियो में समझोगे, यानी ए रेशियो बी दिया, बी रेशियो दिया तो ए बी सी कैसे निकालोगे, या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया तो ए बी सी डी कैसे निकालोगे, सारा आपको हमने बताया है। फिलहाल उसी के बिहार पर बेसिक भी है और अलग अलग, जैसे x रेशियो वाई 2 रेशियो 3, y रेशियो z 2 रेशियो 1, यानी देखिए यहां जो y हुए वही यहां होगा, यहां y कितना भैया, यहां y 3 है और यहां y कितना 2। तो एक तरीका हुआ, चाहे बेसिक से करोगे चाहे y को बराबर कर लो। भाई अगर राम का श्याम से रिलेशन है और श्याम का मोहन से है, तो क्या श्याम जो है अलग है, श्याम का रेशियो वही होगा, तो चाहे इक्वल कर लो चाहे अलग अलग कर लो। और अलग, चलो बेसिक अलग अलग ये था, बताया था आपने ना कि x और y कितना हुआ 2:3, ये बेसिक था। अब आगे y z, y के नीचे y लिखोगे 2 और z इधर लिखोगे जिस तरफ नंबर नहीं होगा, यहाँ z, और इसके बगल और यहाँ, मतलब उसका पड़ोसी हमेशा जो है बढ़ाओगे, यहाँ 3 बढ़ा दो, यहाँ कितना 2, और इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, 3 1 जा 3, यानी द रेशियो ऑफ x y z 463 इज द करेक्ट आंसर, यानी 436 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा करेक्ट आंसर, अच्छा ये पहला ऑप्शन यानी 463 ये वाला होगा ना, हो गया। हाँ सर क्या और तरीका था, हाँ सर बिल्कुल, यहाँ y कितना था बेसिक देखो, यहाँ y कितना था भाई 3, यहाँ y कितना 2, तो इनको बराबर करना है, यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से करोगे 2 दूनाई 4, यहाँ x हुआ, और 2 तिहाई 6 y हुआ, यहाँ से भाई 3 दूनाई 6 y होगा, 3 एकम 3 z हो जाएगा, यानी 463 एक लाइन में आप बता सकते हो, मतलब दोनों जगह y को बराबर कर दो तो भी आंसर हो गया। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर बिल्कुल आसान है, बता सकते हैं आसानी से। इसको पढ़िए सब यूपी पुलिस के लेवल का है, देख के ओरल आंसर बता सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत बहुत कम है। एक परिवार की आय और व्यय यानी द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज द 10:7। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज दिस, व्हाट इज द सेविंग? आपको पता भाई किसी फैमिली की जो आय टोटल इनकम होगी वो किसके बराबर होती है, यानी उसका जो खर्च होता है और प्लस सेविंग के बराबर होती है, ये तो सबको पता है भाई। कुल हमने जितना कमाया है वो बराबर किसके, जो खर्च करेंगे और जो बचाएंगे उसके बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा यहां दिया आय और व्यय, यानी उसने 10 रेशियो में कमाया है और 7 रेशियो में खर्च किया है। आप बताओ अगर इनकम की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, सेविंग, यानी 10:7 तो आपके इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो डेफिनेट आप इससे 10 कमाया 7 खर्च किया, यानी 3 सेविंग अंडरस्टूड है। भाई इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया यानी सेविंग का भी रेशियो दिया है, कहोगे यस सर। अब क्या दिया आपको, यानी ये परिवार का बचत 10,500 है तो उसकी बचत बताइए, यानी परिवार का व्यय खर्च, यानी 7 खर्च है, 7 की वैल्यू 10,500, और आपको किसकी 3 की वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो गिवन है, जैसे 7 गिवन है ना, यानी 10,500, 1 निकालोगे तो 7 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी जिसका जिस रेशियो की वैल्यू गिवन होता वो डिनोमिनेटर में जो फाइंड करना मल्टीपल यानी न्यूमरेटर में। कहोगे 7 एकम 7, 7 पते 35, 15 तिया 45, कहोगे सर कितना आसान है, 45 यानी 4,500 सर बचाएगा। बिल्कुल सही है, बचाएगा तो बचाने दो भाई। ये ओरल आंसर था, किसी कंफ्यूजन है? यस या नो? जल्दी से भाई एक बार लाइक करिए और बिल्कुल बताइए सर हमें समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें पूरी उम्मीद है भाई जो लोग देख रहे होंगे उनको इनमें डाउट नहीं, एक्स तो नहीं मानोगे ना, आसानी से बता सकते हो। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है।
चलो इसको देखो, पढ़िए। 3 व्यक्ति साझेदार हैं, इतना इतना लगाते हैं, इतने का लाभ हुआ, पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, इतना। पार्टनरशिप आपको हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। एक बार जरूर आप जो है स्टार्टिंग जो हमने पार्टनरशिप पढ़ाया है, क्या पढ़ाया भाई, पार्टनरशिप जो पढ़ाया है, यानी साझेदारी का चैप्टर पढ़ाया, उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वहां जाके एक बार पढ़ लोगे, ये तो फिर मतलब इतना आसान वहां भी नहीं किए, इससे बहुत टफ किए हैं, ये भी पुलिस के अकॉर्डिंग है। तो आपको हमने पहले बताया था भाई, पहले 2% में बेसिक वाले, यानी बेसिक एक बार रिकॉल कर दे। 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति ने C1 कैपिटल, दूसरा व्यक्ति C2 कैपिटल, यानी निवेश किया T1 टाइम के लिए, दूसरा व्यक्ति T2 टाइम के लिए, मतलब 1 साल 2 साल या 6 महीने 7 महीने, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अलग अलग हो सकता है, समय भी अलग अलग हो सकता है। तो जो इन्वेस्टमेंट समय का मल्टीपल होगा वो हमेशा प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं अगर 2 लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पहला व्यक्ति जितना निवेश यानी जितना कैपिटल, जितना मनी, जितने समय के लिए, दूसरा व्यक्ति जितने समय के लिए लगाएगा वही भाई प्रॉफिट का रेशियो होगा। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कैपिटल का दे दिया जाएगा अनुपात, एक टाइम दिया, प्रॉफिट दे दिया जाएगा, एक टाइम दिया होगा, दूसरा टाइम पूछेगा लैंग्वेज के फॉर्म में, या दोनों टाइम दिए होंगे, एक का कैपिटल देगा, दूसरा कैपिटल पूछेगा, बहुत बार इन सब में आया। और दूसरा, जब 2 लोग बिजनेस, 3 लोग बिजनेस इन्वॉल्व हैं, मान लो सबने अलग अलग कैपिटल लगाई ना, ए ने C1, बी ने C2, सी ने C3, तो ए जितना मनी जितने टाइम के लिए, बी जितना मनी जितने टाइम के लिए, सी जितना मनी जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, वही इन्हीं का रेशियो, इनके मल्टीपल का रेशियो ही इसके प्रॉफिट का रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, यानी C1 T1 और C2 T2 और C3 T3, जो इनका अनुपातिक मान आएगा वही उसके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। ये आपको हमने कितनी बार बताया, कहोगे हाँ सर। हाँ, अगर टाइम सबका सेम है तो जो कैपिटल होगा वही प्रॉफिट होगा। टाइम अगर सेम है भाई, टाइम अगर सेम है तो ये तो वैसे कट जाएगा ना, तो जो कैपिटल होगा वही प्रॉफिट है। और यहां से हमने एक और बताया था भाई, यानी कैपिटल टाइम में अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया है और कैपिटल दिया, टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम का मतलब प्रॉफिट में कैपिटल डिवाइड कर दो ना सभी के, कहोगे हाँ सर। और अगर टाइम दिया होगा तो कैपिटल कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट में टाइम डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगा, कहोगे यस सर। चलो फिलहाल ये सब क्वेश्चंस की बात है, एक बार जरूर पढ़ लीजिए पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है बिल्कुल फ्री के, यानी फ्री के मार्क्स आते हैं, ये फिक्स पैटर्न होते हैं, उसी पर क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब कुछ तब भी आते हैं, उसको ध्यान देना है, ये तो बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं, ओरल बता दोगे। 3 व्यक्ति, पहला व्यक्ति 600 रुपए, दूसरा 800 रुपए और तीसरा 1000 रुपए, बहुत कम कम निवेश किया, इतने का लाभ हो। समय की बात नहीं की जा रही, इसका मतलब तीनों का समय बराबर है, तो समय बराबर है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट होगा। तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज दिस, यानी पहले का प्रॉफिट, दूसरे का प्रॉफिट और तीसरे के प्रॉफिट का रेशियो ये है। अब कह रहा कि कुल प्रॉफिट हुआ कितना, 480, तो 4 3 7 5 12, यानी कुल प्रॉफिट 12 रेशियो 12 की वैल्यू 480, तो पहले व्यक्ति का प्रॉफिट यानी 3 की वैल्यू, यानी पहले व्यक्ति का प्रॉफिट निकाल लोगे। 3 चौक 12, तो 4 कितना हुआ, यानी 120 ना, 3 चौक 12, 12 चौक 48, यानी 120 रुपए, 480 का प्रॉफिट ही हुआ तो 120 प्रॉफिट हुआ। अब इतना इजी नहीं आता है, हमने इसको समझाने के लिए बताया, यूपी पुलिस में दिया था। हाँ, अब जो है जो इन्वेस्टमेंट होगा ये भाई 600 800 जमाना चला गया, अब क्वेश्चंस बनेंगे 20,000 40,000 80,000। ये कॉन्सेप्ट्स है कि अगर आसान वाले की बात करें, आज हम बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, डेटा तो चेंज हो सकता है, डेटा को नहीं ध्यान देना। ओके इसको देखो, बिल्कुल आसानी से बताओ आप लोग। कहो सर एक बल्लेबाज का 10 पारी में रनों का औसत कितना है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत, ये याद करो, हमने एवरेज का हिट एंड ट्रायल रूल बताया था ना, यानी कोई नंबर है उसका एवरेज कुछ दिया है, नंबर किसी फॉर्म में, किसी व्यक्ति का एज दिया हो, भार वेट दिया हो, मार्क्स दिया हो, कुछ भी कहा जाए ना, या यहां पे इनिंग्स का रन दिया, जैसे एक बल्लेबाज के 10 इनिंग्स का एवरेज रन 60 है, अगली इनिंग मतलब एक और जुड़ेगा, 11वीं में कितना बनाएगा और इसका टोटल एवरेज 62 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था भाई, 2 नंबर का एवरेज दिया हो तो जो डिफरेंस यानी जो ऐड किया जाएगा, जो वैल्यू ऐड करने के बाद वो एवरेज बनेगा वो क्या होगा, तो नंबर का डिफरेंस 10 से 1 11 हुआ, 1 इनिंग्स बढ़ी, 60 से 62 हुआ, 2 एवरेज बढ़ा, तो पहले इनिंग को एवरेज से मल्टीप्लाई करो, 10 दुनाई 20 यानी 20 हो गया, और जो फाइनल एवरेज आएगा उसको नंबर में चेंज से मल्टीप्लाई करो, यानी प्लस का 62, साइन जरूर करोगे।
यानी ये जो आएगा 82 क्या होगा, ये जो है जो एक इनिंग इंक्रीज हुई यानी नेक्स्ट इनिंग, यानी इसका मतलब जो 10 से 12 इनिंग हुई जो उनमें वैल्यू जुड़ी है, सम जो हुआ है वैल्यू जुड़ी है वो 82 है, यानी अगली इनिंग में 82 रन बनाएगा। कुछ लोग, ये तो बेसिक हुआ, हमने बताया था बहुत तरीके में फॉलो होगा। एक और था भाई, आप ओरल भी कर सकते हो, 10 इनिंग का औसत रन 60 है तो 10 इनिंग में कितना 600 रन बनाए ना भाई, एक इनिंग में 60, 10 इनिंग में 600। अगली इनिंग यानी 11 इनिंग में 62 हो गया तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कहोगे 2 6 2 8 और यहां 6, यानी अब बोल दिया जाए 11 इनिंग में एवरेज 62 है तो 11 इनिंग्स का रन 682 है, तो 682 11 इनिंग का, 10 इनिंग का 600 घटा दोगे तब भी 82 आया कि नहीं आया, यानी 82 कितना हुआ, जो एक इनिंग बढ़ी हुई है उसमें बनाया गया रन। तो कभी कभी ये कैलकुलेशन आसान होगा, जब इजी दिया हो तो भले आप बेसिक से करो, लेकिन अगर 10 की जगह 45 दिया होता, ये सब होता तो इससे आसान होगा, ये रामबाण तरीका है। कहोगे यस सर, चल गुणनफल इतना इकाई अंक होगा ये तो हमें पूरी उम्मीद है, हमने इकाई अंक नंबर सिस्टम में प्रॉपर अलग से पूरा लेक्चर लिया है, यानी इकाई का अंक जो है जिसके लास्ट में 0 1 5 6 होगा, लास्ट हमेशा उसका कोई भी पावर करोगे वही नंबर होगा। बाकी पावर को 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, यानी जो है जो पावर होती है रिमाइंडर होता है तो उसकी पावर क्यों बनाते हैं, ये सब बताया था। चलो फिलहाल डायरेक्टली इस पे डिस्कस करते हैं। जिनको डाउट होगा तो नंबर सिस्टम में आप जाइएगा और यहां पे डालिएगा यूनिट डिजिट बाई शिवानंद सर, यूनिट डिजिट बाई शिवानंद सर। जैसे भाई यूनिट डिजिट बाई शिवानंद सर डालोगे तुरंत भाई आ जाएगा, आप अच्छे से सारे यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं जितने टाइप के बनते हैं। यहां देखो लास्ट में, यानी लास्ट में जो भी नंबर उससे कोई मतलब ही नहीं होता, यानी लास्ट में 3 है इसी से मतलब है, 3 की पावर 167। हमने आपको क्या बताया था कि यानी जो पावर है ना 4 से डिवाइड करो, यानी 3 की पावर 4 की पावर क्या होता है, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है, तो 3 की पावर 4 8 12, यानी 4 का पहले आप मल्टीपल, यानी यहां पे जो पावर होगा सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि लास्ट कितना भी बड़ा नंबर है, अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो पूरी संख्या में भाग करने पर आएगा, ये समझना है। कहोगे 4 4 एकम 4 2 6 4 चौक 16 4 6 24, यानी बचा रिमाइंडर कितना 3, यानी 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब सबको पता भाई 27, और 27 का लास्ट नंबर यूनिट नंबर क्या है 7, यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा सर 3 यानी 7। बताओ कोई डाउट? नहीं सर बिल्कुल आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ये देखो हिंट दिया है, √15 इसके बराबर है, इसका मान पूरे पे 5/√3, यानी √15 क्यों दिया है, जब दिया है इसका कोई मतलब है, यानी √15 आपको लाना ही लाना है तभी उसकी वैल्यू पता है। तो कहोगे सर यहां अगर हम 3 से गुणा कर दें अपने मन से, तो हमारा मन सर अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी आंसर दोनों में गुणा करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर सेम होना चाहिए। आप अब कह सकते हो भैया √15 3 त्रिका 9 का √3, √15/3 यानी 15 का तो नहीं पेयर बनेगा, 3 का बन गया, 3 बाहर। √15 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है सर, 3.88 गिवन है, डिवाइड बाई कितना 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ना, और 2 बजा 3 9 जा 27, 1.29। कहोगे हाँ सर 2 प्लेस तक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन का आंसर था, हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलो इसको देखो, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, लघुत्तम समापवर्तक इतना, उनका महत्तम समापवर्तक याद करिए भाई, आपने आपको क्या बताया था, एक तो था एलसीएम एचसीएफ, अभी लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, ये एक क्वेश्चन था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक पेट फॉर्मूला होता है जिसपे हर बार क्वेश्चंस आते आते मतलब फिक्स है। बहुत बार ऐसा आप लोग देखे होंगे, ये चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, चाहे एसएससीजीडी हो, यूपी पुलिस, सब में आया है। तो दो संख्याएं दी होंगी, उनका लघुत्तम दिया हो, महत्तम चाहिए, ये होगा, या आपको बोल दिया रेशियो दिया हो ऐसे। दूसरा आपने हमने 4 केस बताया था फैक्टर में, जैसे दो संख्याओं का योगफल दिया हो तो उसमें फैक्टर से कैसे रिलेट करते हैं, तो हमने बताया था HA HB होता है ना, संख्याएं क्या होती है, तो H कॉमन लोगे A+B का वैल्यू, यानी A+B दिया तो उसके बिहाफ पर हम नंबर्स की पॉसिबिलिटी निकालते हैं। H का मतलब दोनों का HCF और प्राइम पेयर। दूसरा हमने बताया था सर HA HB यानी दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्या गुणनफल और HCF रिलेशन, तो HA इंटू HB लगाओगे। तीसरा क्या बताया था सर, तो अगर हम इसको तीसरा बताए थे, इसको X को HA इसको HB मान लो, तो ये L और H हो गया, HH कट जाएगा, यानी LCM इक्वल टू HAB।
ये। और वैसे भी जो नंबर्स का रेशियो दिया होता है, यानी जैसे एक्स और वाई का नंबर का रेशियो दिया होता, तो अगर हम मान लें HCF और HB, तो नंबर्स हमेशा जो ए और बी प्राइम पेयर के फॉर्म में दिए होते हैं, प्राइम पेयर के फॉर्म में दिए होते हैं। तो जैसे यहां पे हम कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं, आप यहां से देखो एक लाइन का HAB, H हमें नहीं पता, LCM 720 पता है, इसमें देखो डायरेक्ट LCM 720 पता, H नहीं पता, A कितना 3, B कितना 4, यहां 4 3 12 6 72 60, यानी HCF कितना 60, एक लाइन का आंसर, यानी दिस। मतलब जब ये होगा 3 और 4 यानी A और B दिया होगा, तो HAB यानी यहां पे HAB इक्वल टू LCM, यहां पे ये कॉन्सेप्ट यानी LCM और अगर नंबर का रेशियो दिया होगा, HCF चाहिए तो ये यहां से बना लोगे। अब अगर नंबर्स भी चाहिए बता दोगे, जब यहां पे ये आ गया तो नंबर सही है तो HCF 60 आ गया, तो 6 3 18 180, 6 चौक 24 240, यानी संख्याएं 180 और 240 हैं, जिनका LCM आपको पता है कितना 720, जिनका HCF पता है दिस। ये हमने प्रॉपर बताया था भाई, ये रिकॉल कर देने, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। चलो इसको देखो ये तो कहोगे इतना आसान क्वेश्चन तो सर बहुत बार सॉल्व कर दिए। यदि A की आय B से 40% कम है तो B की आय A की आय से कितना, अरे भाई A B से 40% कम है, तो चाहे बेसिक करो A B की कंपैरिजन में, B आप लोग 100 मानो, A कितना हुआ 40 कम, यानी A 60 हुआ। रेशियो से करोगे 3:5 हो जाएगा, या कुछ लोग इसको ऐसे डायरेक्टली रेशियो करेंगे, A B से 40% यानी 2/5 कम है, यानी 5 B होगा, उससे 2 कम A 3 होगा। चाहे 100 मान करो चाहे रेशियो से, रेशियो दोनों में आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है, A और B का रेशियो पता है, कह रहा कि B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, आप बताओ 5 3 से कितना अधिक है, तो कहोगे कितना परसेंटेज अधिक है, यानी कितना मोर है भाई, 5 3 से कितना मोर देन, यानी 2 किससे 3 से, तो 2/3 की वैल्यू सबको पता, 200/3 का मतलब 66 से 2/3%। कुछ लोग यही कर देंगे सर A B से 40% कम है, इसका मतलब B A से 40% अधिक है। नो भाई, यानी उसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, यानी किसके कंपैरिजन में अधिक है, कहोगे A के कंपैरिजन में, तो A डिनोमिनेटर में, कहोगे यस सर। बताइए इसको, प्रॉफिट लॉस में सबको पता होगा, 16 मेजों की लागत मूल्य 12 के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो आपको हमने क्या बताया था, एक का कॉस्ट प्राइस CP मान लो, 16 का 16 CP, तो एक मेज का सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य SP मान लो, 12 का इतना, दोनों बराबर हैं। तो यहां से CP और SP का रेशियो निकल आता है, और आपको हमने डायरेक्टली भी बताया था, ये याद होगा आपको, ये CP 16 SP 12, चाहो तो रेशियो भी कर दो, 4 चौक 4 3 12 और 4 चौक 16, यानी रेशियो में CP 3 है और SP कितना 4। आप बताओ 3 में खरीदेंगे 4 में बेचेंगे, क्या होगा, लाभ होगा कितने का, 1 का। CP कितना 3 × 100, तो 1/3 का मतलब 35 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर A। या कुछ लोग ये भी करते थे, लागत पहले है तो ये हो गया 12 लागत हो गया, बिक्री 16 हो गया, उल्टा हो जाता है, 12 में खरीदो 16 में बेचे, 4 का लाभ, 4/12 × 100, तब भी 33 से 1/3 हो गया। यस। अगले क्वेश्चन, 20%, 25% और 10% क्रमिक छूट देना है, 3 लगातार डिस्काउंट, 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको हमने क्या बताया था, यानी डिस्काउंट, जैसे हम कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, जैसे एक शूज की कॉस्ट 1000 रुपए है, उस पर हम पहले 10% डिस्काउंट दें, 1000 का 10% कितना हुआ 100 रुपए, 900 में बेचा। अब अगला अगर डिस्काउंट देंगे यानी हम बोल दें एक और, भाई कस्टमर का मन कर रहा, कस्टमर कह रहा भाई एक और दे दो डिस्काउंट, कहा ठीक है 5 और दे रहे हैं। अब 5 किस पर देगा, 900 क्रय मूल्य हो जाएगी, यानी एक बार डिस्काउंट देने के बाद जो विक्रय मूल्य होता है वो अगले डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस का काम करता है। कहोगे हाँ सर, जैसे 1500 है, 20% डिस्काउंट देंगे, तो चाहे इसको बेसिक से करो तो 20% डिस्काउंट का मतलब कम ही करेंगे, तो 100 MRP हुआ 80 में बेच देंगे, यानी 80/100 से गुणा करोगे तो यानी एक डिस्काउंट के बाद इतने में बेचेंगे। अब देखो, चाहे ऐसे सॉल्व करो, वैल्यू निकाल लो कि यानी 1500 का 20% निकाल लो, यानी 300 हुआ, तो 300 का डिस्काउंट देंगे, कितने में बेचेंगे 1200 में बेचेंगे। चाहे ये भी देखो 15 × 120 1200 में बेचा कि नहीं बेचा, लेकिन वैल्यू भी नहीं सॉल्व करो जब लगातार डिस्काउंट होगा। अगला 25% डिस्काउंट दिया तो अगला 25 कम करो, यानी अब ये वैल्यू MRP काम करेगी, और 100 था 25 कम करोगे 75 पर वैल्यू निकाल लोगे, यानी दूसरा डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचेंगे। अब इसी पर अगला डिस्काउंट 10% दिया जाएगा तो ये MRP काम करेगा, यानी 100 की वैल्यू है 90 की वैल्यू, यानी लगातार कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का मतलब लगातार हमें वैल्यू को कम कर देना है, बस नीचे 100 करके घटाते जाना है। तो ये आपको हमने बताया था, चाहे रेशियो में चाहे फ्रैक्शन में, आप कोई डाउट ही नहीं। देखो
कुछ लोगों का मन ऐसे होगा 20 100 का 80, 20 5 100, 25 3 75, 25 100 का 100, 1 0 ये। और यहाँ से 5 चौक 20, 20 इंटू 10 200, ये कट गया 200, 2 दुनाई 4, 15 दुनाई 30, 3 त्रिका 9, 9 9 81 ना, ये 810। बस सॉल्व कर लो, जैसे भी आप सॉल्व करो कोई इशू नहीं, बस कैलकुलेट आंसर चाहिए भाई, तरीका आपको पता हो गया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। सर इसको देखो, यदि 2500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में इतना हो जाएंगे? आप बताओ, समय की बात कर रहा है, ये हमें पता है, कोई ट्रिक भी नहीं अपनाओगे तो भी सबको पता है, क्योंकि सबको पता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। यहां से समय का फॉर्मूला 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते थे ना, क्या निकालते थे? साधारण ब्याज गुणे 100 और मूलधन इंटू दर। बस रख दो भाई, 2500 प्रिंसिपल है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, निवेश किया जाए कितने वर्षों में, इतना अमाउंट हो गया, तो आप बताओ ब्याज कितना हो जाएगा? अगर 3300 रुपए हो गया अमाउंट और मूलधन 2500 था तो ब्याज कितना होगा? कहोगे सर 800 रुपए, बस आंसर। तो समय साधारण ब्याज यानी 800 रुपए गुणे 100, मूलधन आपका 2500 रुपए और गुणे कितना 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर, ये कैंसिल हो गया, या ऐसे कर दो, ये इससे कैंसिल कर दो, 2500 का 100 कर दो, और 4 दुनाई 8 हुआ और 2 चौका 8 हुआ, यानी 4 ईयर, एक लाइन का आंसर है। कोई डाउट है? नो 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 डाउट सर एट ऑल, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। चलो इसको देखो, याद करो, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज आपने बताया था, 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना ब्याज की दर आपको हमने एग्जैक्टली बताया था। 2 फॉर्मूला याद करिएगा, जैसे 2 ईयर में कुछ अमाउंट कोई मनी हुआ, वही प्रिंसिपल 3 ईयर में, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर में 3 ईयर में, 4 ईयर में, कॉन्स्टिट्यूटिव यानी लगातार वर्षों में अगर आपको अमाउंट दिया है, कोई मनी अमाउंट में कन्वर्ट हो रही है चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, तो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या बताया था? दोनों अमाउंट का अंतर पहले वाले अमाउंट का ब्याज माना जाएगा। कैसे? हमने प्रॉपर ग्राफ से आपको चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज बताया था और बिल्कुल बेसिक से बताया था, और कहा था और भी टफ डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक सारा बता दिया है। कहोगे हाँ सर बताओ, तो कहो कुछ नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कितना हुआ सर? 2 वर्ष में इतना हुआ और 3 वर्ष में इतना, कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर है। हाँ सर, तो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर यानी तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज का अंतर और दूसरे वर्ष पर ब्याज माना जाएगा, यही तो बताया था। कहोगे हाँ सर, ये आप फिक्स है, लेकिन कब? कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर में ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये हमने कैसे आया था ये बता चुके थे। 4 में से 2 गया 2 हुआ, 11 में 7 4 11, 6 में यानी 42 ही रुपया तो हुआ भाई। कहोगे हाँ, 672 गुणे 100। अब तो सॉल्व करो, कोई बात नहीं, कैसे करोगे? कहोगे 8 से सॉल्व कर दे, नहीं 4 से सॉल्व कर दें, 4 से या 8 से कर दें, 8 अठाई 64, 8 चौक 32 और 42 दुना और 8 से 12.5 और ये 6.25 यानी 6 से 1/4%, यानी कितना हो जाएगा? 6 होल 1/4%। ये आपको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है? नो 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 सर एट ऑल, बिल्कुल आसान है, बस आपको समझना है। इसको बताओ, एक किसी कार्य का 3/4 भाग इतना, उस कार्य को, अरे यार इतना इजी, मतलब 4 भाग में 3 भाग पूरा करता है 12 दिनों में, तो 1 भाग उल्टा हो जाएगा 4/3 दिन, तो 3 चौक 12 यानी 16 दिन। भाई जब ज्यादा दिन लगाएगा तो कम वाली वैल्यू नीचे, ज्यादा वाली ऊपर। एक लाइन ओरल शायद लिखने की जरूरत थी, इतना आसान क्वेश्चन ओरल बता सकते थे आप लोग। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं। इसको बताओ, ये आप बताओगे और हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना, मतलब अब क्या बताएं आपको। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी? वाह भाई, आपको पता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही, वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। मतलब ये सबको पता भाई, दूरी इक्वल टू क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम। ये आपको मैंने बताया था। चाल बराबर क्या हुआ? दूरी बटा समय ना, समय बराबर क्या हुआ? दूरी बटा चाल। ये आपको बताया था। और ये भी बताया था भाई, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस को अगर किलोमीटर में निकालना है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में रखोगे ना। अगर स्पीड आपको मीटर में निकालनी है तो किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड्स में रखोगे। कहो हाँ सर। और ये भी बताया था, कन्वर्जन आपको बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर को
कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको करोगे तो 18/5 से, उल्टा। ठीक है, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन देख के बता देंगे सब लोग, हमें पता है, हम बता ही रहे हैं, लेकिन सबका आंसर कंफर्म होगा। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 सेकंड में दूरी पार कर लेगी, मतलब डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड लगा दो, और ये 32 सेकंड में। जाहिर सी बात है, चाल मीटर पर सेकंड में हुआ, टाइम अगर सेकंड में हुआ तो डिस्टेंस मीटर में आएगी, जो कि दिया गया है। हाँ सर देखो, 18 दूनाई 36, 5 दूनाई 10, यानी 320 मीटर, मतलब एक लाइन में। 36 का मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 32 सेकंड में 320 मीटर, मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता भाई। चलो इसको देखो, कुछ लोग कहेंगे सर इतना आसान आता है। अरे भाई, आज आप रिकॉल करो, यूपी पुलिस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं किसी ये है, आप फॉर्मूला तरीका को रिकॉल कर रहे हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर है, उसके विकर्ष नहीं विकर्ण, डायगोनल, उसके फाइंड द मेजर ऑफ इट्स रिपल्सन, विकर्ण नहीं विकर्ण होगा भाई, विकर्ण, डायगोनल। भाई यहाँ हिंदी गलत लिख दिया तो रिपल्सन यहाँ पे विकर्ष यहाँ पे लिख दिया गया, कोई बात नहीं। आप पता है भाई, अगर वर्ग की बात करोगे, सबको पता है इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी सर? बराबर होती हैं, ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी। इसके डायगोनल ये होंगे। अच्छा आप बताओ, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 गुणे भुजा, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों जोड़ दो। हाँ सर। और एरिया क्या होगा सर? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई बराबर है, भुजा स्क्वायर। डायगोनल क्या होगा सर? ये होगा, ये होगा, तो ए और ए का मतलब कितना? √2 इंटू भुजा। हाँ सर, यही 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिक, बाकी और इससे रिलेट किए जाते हैं। क्षेत्रफल इतना दिया, कहोगे क्षेत्रफल का मतलब वर्ग की भुजा ए है, भुजा का स्क्वायर बराबर 256, तो सर भुजा बराबर क्या होगा? √256। आप कहोगे 16 सेंटीमीटर भुजा दी है, साइड दिया है, तो आप बताओ विकर्ण डायगोनल कितना? √2 इंटू भुजा, यानी 16√2। वाह, 16√2। हमें पूरी उम्मीद है ये लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग ओरल बता देते हैं कि 256 देखते ही समझ जाएंगे, 256 16 का स्क्वायर है तो भुजा 16 है, और √2 इंटू भुजा डायगोनल होता है तो 16√2, यानी विद इन सेकेंड का आंसर है ये ना, यानी 16√2 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? नो सर, बिल्कुल आसान है। इसको देखो, बोट एंड स्टीम आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा है कि अ बोट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स ना। द स्पीड ऑफ बोट इन काम वाटर, काम का मतलब शांत जल, ध्यान दीजिएगा, शांत जल में। याद करिए आपको हमने क्या बताया था, देखो ये था स्टिल वाटर ना, शांत जल। शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति जाता है, तो शांत जल का मतलब ये हुआ कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं भी ले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा आपको हमने बताया था सर, ये स्टीम वाटर हुआ। स्टीम वाटर अगर बह रही है और बह रही है तो उसका स्पीड भी कुछ होगी। अगर हमने मान लिया सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, जो व्यक्ति यहां 20 किलोमीटर शांत जल में नाव खे रहा है और वही व्यक्ति यहां 20 किलोमीटर नाव लेके आता है, तो नाव की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल कितनी होगी? 20 + 4 यानी 24, यानी नाव उसकी चाल को बढ़ा देगी। नाव नहीं, धारा बढ़ा देगी। अप स्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा में आना चाह रहा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे रोकेगी, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। तो कहने का मतलब आपको हमने प्रॉपर बताया था, तो शांत जल में x मान लोगे तो डाउन स्ट्रीम में चाल शांत जल में प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, और अप स्ट्रीम में यानी शांत जल में धारा की चाल घटी हुई होगी। और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में चाल दिया x + y की वैल्यू दिया है, तो x और y की वैल्यू आसानी से बता सकते थे, चाहे क्वेश्चन बना के बताओ चाहे ऐसे करो। यानी x की वैल्यू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करोगे, और धारा की वैल्यू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करोगे, यही ना कहोगे? हाँ सर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कभी चाल डायरेक्ट देगा, कभी इनडायरेक्ट देगा। आप देखो बेसिक ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के एप्लीकेशन पे है। जैसे एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाती है। आप बताओ, अप स्ट्रीम में कह रहा है कि 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है, तो 8 × 5 = 40 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह अप स्ट्रीम में आती है। यस। और अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में कितना? 36 किलोमीटर जाती है, तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में 36। आप बताओ 6 घंटे में 36 तो कितना धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है।
भाई अगर धारा के दिशा में जाने और आने में दूरी और समय दिया है तो चाल भी दिया है। कहोगे हाँ सर अब क्या डाउट है भाई। शांत जल में चाल का मतलब जाने और आने में, जाने में 6 किलोमीटर, हाँ सर, आने में 5 किलोमीटर डिवाइड बाई 2, 6 5 11 डिवाइड बाई 2 का मतलब 5.5, यानी 5.5 काम वाटर यानी शांत जल जो दिया है ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको हमने कितनी बार डिस्कस किया है। यस सर बिल्कुल सही है। इसको देखो सर, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, 20% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, क्यों क्वेश्चन पूछा इसको? सर आपको पता डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस दिया है 150 और डिस्काउंट 20%, तो चाहे हम इस, कुछ लोग ऐसे करेंगे सर, हम ऐसे निकालेंगे 1500 का 20%, 150 का 20% निकालोगे तो 30 रुपए हुआ, यानी 30 रुपए का डिस्काउंट दिया तो भाई 150 पर 30 रुपए का डिस्काउंट दे कितने बेचा? 120 रुपए में। और चाहे कुछ लोग ये करेंगे 20% का डिस्काउंट देगा यानी 80 में बेच देगा ना, 80 बाई 100 से गुणा कर दोगे, बात तो वही है, 15 ठीक 120 ये भी आएगा। कुछ लोग ये भी करेंगे 20% की वैल्यू 1/5 हुआ, 1/5 था, 5 MRP था, 1 का डिस्काउंट यानी 4 में बेच दिया तो 150 5 की वैल्यू है और 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 से 15 यानी कितने में? 120 में बेच देंगे। वो आपके टैलेंट के ऊपर है, आपके समझ के ऊपर है। कहोगे वाह सर। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ती है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? आप बताओ। देखो बेसिक अगर बात की जाए तो भुजा ये है, क्षेत्रफल हमने आपको एक परसेंटेज नेट चेंज बताया था, उसमें एक चीज बताया था, क्या? उसमें वर्ग बताया था, सर्कल बताया था, इक्विलैटरल। क्योंकि ये तीनों ऐसे डायग्राम हैं, इसकी हम बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर, सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट वैल्यू यानी आर स्क्वायर। यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, क्षेत्रफल √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब सबकी भुजाओं का स्क्वायर है। इन तीनों में अगर तीनों की भुजाओं को कुछ परसेंटेज में बढ़ाओ तो जो है ओवरऑल जो परसेंटेज नेट चेंज का फॉर्मूला पढ़ते थे x + y + xy/100, तो यहां पे हमें क्या करना है, यानी पहले में x% चेंज ये था ना, पहले में x% चेंज, दूसरे में y% चेंज और xy/100, यानी ओवरऑल जो किस में, यानी उसके मल्टीपल में, यानी x और y में चेंज। x और y दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। लेकिन अब जब यहां पे इस वाले फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो, जितना x है उतना ही y, यानी दोनों भुजाएं सेम, अलग अलग डायमेंशन नहीं, दोनों भुजाएं हैं, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि पहला भुजा वर्ग की बात करें, x भी 10 होगा और y भी 10 होगा, और 10 × 10 डिवाइड बाई 100, सर 21% एरिया बढ़ जाएगा। यानी जो a है तो a × a स्क्वायर बनाएगा ना। और कुछ लोग ये भी करेंगे, अगर x यहाँ y भी x होगा तो 2x + x²/100 पढ़ते थे फॉर्मूला ना, तो यानी फाइनली 21%। क्या यही तरीका? नहीं सर, बहुत सारे तरीके हैं। ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका बेसिक हुआ, और भी है, आपको बताए थे ना 10% बढ़ेगा। मान लो पहले भुजा a है, क्षेत्रफल a स्क्वायर हुआ, कह रहा भुजा 10% बढ़ा दें तो a इंटू कितना हुआ, यानी न्यू साइड कितना हुआ, इतना, एरिया कितना हो जाएगा? कहोगे 11 इतना और a का होल स्क्वायर, यानी अब न्यू एरिया कितना हो जाएगा? 121/100 a स्क्वायर। पहले एरिया कितना? a स्क्वायर, बाद में एरिया कितना? इतना। रेशियो कितना होगा? 100 और 21, 121 का, तो 100 से 121 कितना बढ़ा? 21%। तब भी तो आ गया। बहुत सारे तरीके हैं भाई, कोई डाउट नहीं है। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसान है। अच्छा आज हो गया खत्म। चलो एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, आप बताइए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक आयत, इसको आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई को ध्यान समझिएगा 40% बढ़ाते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, बढ़ाते हैं, तथा चौड़ाई को, यानी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाते हैं, तो बताइए परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? कितने प्रतिशत बढ़
जाएगा। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है। हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला 68%, दूसरा 60%, तीसरा CVD can't be determined, चौथा 12%। जो बताएगा उसको नगद इनाम। जल्दी से बताइए, परिमाप की बात कर रहे हैं, हमने क्या बताया कितने, तो उसका परिमाप कितने प्रतिशत, ये इंपॉर्टेंट है। परिमाप नो, उसका एरिया की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, यानी लंबाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो उसका परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग, हमें पूरी उम्मीद है ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे। तो यानी सर ये वाला फॉर्मूला लंबाई और चौड़ाई में अगर वृद्धि करते हैं तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी एक्स वाई, यानी अगर लंबाई को x मान लें, चौड़ाई को y मान लें, तो एरिया x इंटू वाई एल इंटू बी के फॉर्म में आता। हम ये लगाते 40 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। बहुत सारे लोग ये तुरंत आंसर बता रहे होंगे सर 68%। नो, 68% इज द रॉन्ग आंसर। 68% सही आंसर नहीं है। तो क्या है, चलो आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप इस पे गौर करिएगा सर कैसे हुआ। तो उसके लिए भाई CVD कांट बी डिटरमाइन, ये आप बताइएगा कमेंट करके कि CVD कैसे हुआ सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट समय हम लोग फिर से जो है मुलाकात होती है, और डेली आपसे 7 बजे जुड़ेंगे भाई, 7 बजे जुड़ेंगे। कोई टॉपिक में डाउट है बिल्कुल यहाँ आइए, हम अभी आसान और टफ दोनों सॉल्व कराए हैं। अभी सब आसान इसलिए है क्योंकि पुलिस में आसान आते हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस प्रैक्टिस में लाना ना, ठीक है। तो नेक्स्ट समय फिर से भाई मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।